हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज 5000 एमसीक्यू सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 339th क्वेश्चन से शुरू होगा, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट कॉमेडीज सच एज लव इन अ बॉटल, द रिक्रूटिंग ऑफिसर इन द रेस्टोरेशन एज। तो आपको ये बताना है कि लव इन अ बॉटल ये जो वर्क है एंड दूसरी कॉमेडी कौन सी है, द रिक्रूटिंग ऑफिसर। ये दोनों ही कॉमेडीज़ किसकी हैं और ये दोनों कॉमेडीज़ रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करती हैं। तो ऑप्शन देखिए, ओटवे, विचरले, जॉन वैन ब्रू या फिर जॉर्ज फार्क्वार। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, जॉर्ज फार्क्वार की ही ये दोनों कॉमेडीज़ हैं। सबसे पहले अगर हम लव इन अ बॉटल की बात करें तो ये इनका फर्स्ट प्ले था। जो इन्होंने फर्स्ट कॉमेडी लिखी थी दैट वाज लव एंड अ, ये लव एंड अ बॉटल भी आपको कई जगह लिखा हुआ मिल सकता है, तो दोनों ही करेक्ट हैं। लव इन अ बॉटल मिल जाए या लव एंड अ बॉटल, ठीक है। तो ये जो वर्क है ये आया था 1698 में। वैसे तो करेक्ट है लव इन अ बॉटल, ये करेक्ट टाइटल है। नेक्स्ट जो इनका वर्क है दैट इज़ द रिक्रूटिंग ऑफिसर, जो इन्होंने लिखा था 1706 में। देखिए इन्होंने 1698 में तो लिखा लव इन अ बॉटल, फिर इसके बाद इन्होंने 1699 में लिखा द कांस्टेंट कपल, फिर इसके बाद इनका नेक्स्ट प्ले आया 1706 में दैट वाज द रिक्रूटिंग ऑफिसर, फिर इसके बाद इनका एक और फेमस वर्क आया दैट वाज द ब्योक्स स्ट्रेटेजम इन 1707। और जो ये जॉर्ज फार्क्वार थे ही वॉज एन आयरिश राइटर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, the question is, the contemporary of Dryden, whose reputation lies chiefly on heroic plays such as The Orphan, and the second one is Venice Preserved. आपको उस कंटेम्प्रेरी का नाम बताना है जो ड्राइडन के कंटेम्प्रेरी रहे हैं और इन्होंने दो हीरोइक प्लेज लिखे हैं जिनकी वजह से ये काफ़ी जाने जाते हैं। द ऑर्फन एंड सेकेंड वन इज द वेनिस प्रिजर्व्ड। ऑप्शन देखिए, नथानियल ली, थॉमस ओटवे, निकोलस राव या फिर जॉर्ज फार्क्वार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, थॉमस ओटवे। एक बार दोनों वर्क की वन बाय वन बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द ऑर्फन के बारे में। ये एक ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी थी। इसमें एक अकेस्टो नाम का बंदा होता है। इसके दो बेटे होते हैं, ही हैड 2 सन्स। पहले बेटे का नाम होता है कैस्टेलियो, ठीक है। दूसरे बेटे का नाम होता है पॉलीडोर। मैं यहाँ पर आपको ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जहाँ पर भी मुझे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है वो मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कराती रहती हूँ। आपको यहाँ पर इन कैरेक्टर के नाम पता होने चाहिए, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर इनके नाम बता रही हूँ, स्टोरी बता रही हूँ आपको। ओके, तो जो ये है कैस्टेलियो एंड पॉलीडोर, ये दोनों भाई होते हैं। इन दोनों को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो ऑर्फन होती है और उस लड़की का नाम होता है मोनिमिया। ओके, मोनिमिया। तो मोनिमिया जो है वो इन दोनों भाइयों में से किसको चूज करती है, वो चूज करती है कैस्टेलियो को, और ये दोनों सीक्रेटली शादी कर लेते हैं। तो जब ये सीक्रेटली शादी कर लेते हैं, फिर ये बाद में अपनी फर्स्ट मीटिंग की बात करते हैं, तो इस कॉन्वर्जेशन को पॉलीडोर सुन लेता है और वो इनके प्लान को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो लास्ट में क्या होता है, कैस्टेलियो एंड मोनिमिया का प्लान सच में डिस्ट्रॉय हो जाता है थ्रू पॉलीडोर। और एंड में क्या होता है कि ये जो दोनों भाई हैं आउट ऑफ डिस्पेयर ये एक दूसरे को मार देते हैं। एंड जो मोनिमिया होती है, जो ऑर्फन गर्ल होती है, ये पॉइजन लेकर मर जाती है। ओके, अब दूसरा जो वर्क है वेनिस एंड प्रिजर्व्ड, वेनिस प्रिजर्व्ड, इस वर्क के बारे में बात करते हैं। इसमें भी एक लड़का होता है जिसका नाम है जेफेर, और ये सीक्रेटली शादी कर लेता है एक लड़की से जिसका नाम क्या होता है, बेल्विडरा, ठीक है, बेल्विडरा। और लड़के का नाम क्या होता है, जेफेर। जेफिर जो है वो बेल्विडरा से शादी कर लेता है, और जब
बेल्वीड्रा के फादर को ये पता चलता है तो वो इस शादी को डिसअप्रूव करते हैं, इन दोनों के मैच को डिसअप्रूव करते हैं एंड आउट ऑफ एंगर ये जो बेल्वीड्रा के फादर होते हैं ये अपनी डॉटर को इनहेरिटेंस से निकाल देते हैं, मतलब अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी ज़मीन जायदाद से बेल्वीड्रा को बर्खास्त कर देते हैं। फिर एक टाइम पर होता ये है कि जो जैफिर है इसको बिजनेस में काफ़ी लॉस हो जाता है, इसे फिनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है और जब ये अपने फादर इन लॉ के पास जाता है हेल्प मांगने तो इसके फादर जो होते हैं बेल्वीड्रा के फादर वो इनकी हेल्प नहीं करते, जबकि जैफिर ने इनकी बेटी की जान बचाई थी एक सी एक्सीडेंट में कुछ 5 साल पहले। तो इस तरीके का ये वर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ग्रेट फायर that destroyed a major part of London occurred in ग्रेट फायर लंदन जिसे बोला जाता है द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, ये लंदन में आग कब लगी थी जिससे सेंट्रल पार्ट ऑफ लंदन डिस्ट्रॉय हो गया था। ऑप्शन देखिए 1606, 1636, 1665 या फिर 1696। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, 1665 में ये आग लगी थी, सेंट्रल पार्ट में लगी थी लंदन के। अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। एक तो आपसे क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछा जाएगा कि ये आग कब लगी थी, 1665 में लगी थी। इससे सेंट्रल पार्ट जो लंदन का था वो ख़त्म हो गया था, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था। ये आग जो है वो कितनी रातों तक रही थी, 4 डेज तक रही थी। लगभग कितने दिन तक रही थी, 4 डेज तक रही थी। और स्टार्ट कहाँ से हुई थी ये ग्रेट फायर, ये हुई थी पुडिंग लेन से, पुडिंग लेन। अब एक और क्वेश्चन आता है कि जब ये ग्रेट फायर ऑफ लंदन हुआ 1665 में, इसमें एक फेमस लैंडमार्क डिस्ट्रॉय हुआ था, उसका नाम क्या है, सेंट पॉल्स कैथेड्रल। फिर एक और क्वेश्चन ये आता है कि सेंट पॉल्स कैथेड्रल जब डिस्ट्रॉय हो गया था ड्यू टू दिस फायर, इस चर्च को किसने रीडिज़ाइन किया, उस आर्किटेक्ट का नाम क्या है, क्रिस्टोफर रेन। ठीक है, क्या नाम है, क्रिस्टोफर रेन। तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट a satire against mankind in 1675। ऑप्शन देखिए, विशरले, रोचेस्टर, ड्राइडन, कैथरीन फिलिप्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अर्ल ऑफ रोचेस्टर, जिनका नाम क्या था, जॉन विल्मोट। जॉन विल्मोट जो कि सेकंड अर्ल ऑफ रोचेस्टर रहे हैं। और कई जगह पर आपको जहाँ पर भी आपको ये अर्ल ऑफ रोचेस्टर नेम देखने को मिलेगा इस लाइक 17th सेंचुरी में, तो आप समझ जाना कि वहाँ पर जॉन विल्मोट की बात हो रही है। तो इस वर्क में अ सैटायर अगेंस्ट मैनकाइंड, इसमें इन्होंने मैनकाइंड की कंडीशन पर लैमेंट किया है और इस वर्क की टोन काफ़ी सैट्रिकल है। इस वर्क में जॉन विल्मोट कहते हैं दैट ही वुड प्रेफर टू बी एन एनिमल रादर देन बीइंग अ मैन। मतलब ये कहते हैं कि मैं इंसान बनने से अच्छा है एक पशु होता, एक एनिमल होता। एनिमल में भी क्या बताते हैं, बीट डॉग, मंकी या बेयर। अब ये ऐसा क्यों कहते हैं, जॉन विल्मोट एक सैट्रिकल टोन में ये कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो एक दूसरे पर प्रे करते हैं, आउट ऑफ नेसेसिटी प्रे करते हैं। मतलब जब वो एक दूसरे पर अटैक करते हैं एनिमल्स, हमें समझ में आता है क्योंकि वो देखो ऑब्वियसली एनिमल्स हैं, अब वो कमा के तो खा नहीं सकते हैं, तो वो एक दूसरे का शिकार करते हैं, एक दूसरे को खाते रहते हैं, ये चेन उनकी चलती रहती है। तो इसीलिए हमें चलो ये तो समझ आता है कि एनिमल्स एक दूसरे पर अटैक क्यों करते हैं, ड्यू टू या फिर आउट ऑफ नेसेसिटी। बट यहाँ पर वो फिर एक सैट्रिकल टोन में ये कहते हैं लेकिन जो मैनकाइंड है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, ये तो कम से कम कमा कर खा सकते हैं, तो ह्यूमन बींग्स एक दूसरे पर अटैक क्यों करते हैं, एक दूसरे को नीचा क्यों दिखाते हैं, एक दूसरे को एक्सप्लॉइट क्यों करते हैं। तो यहाँ पर वो ह्यूमन बींग्स के हाइपोक्राइसी या उनके एक्सप्लॉइटेशन पर सटायर करके कहते हैं इससे अच्छा आई वुड प्रेफर टू बी एन एनिमल रादर देन अ ह्यूमन बींग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन दैट फोर्स्ड जेम्स सेकंड टू फ्ली अकर्ड इन। जेम्स सेकंड फ्रांस
कब भाग गए थे, आपको ये बताना है। एंड क्यों गए थे ये? ड्यू टू ग्लोरियस रेवोल्यूशन। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब हुआ था? ऑप्शन देखिए 1688, 1689, 1690 या फिर 1691। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था और इस टाइम पर एक भी खून का कतरा नहीं बहा, तो इसीलिए इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। एंड जेम्स टू फ्रांस चले गए थे, जो कि एक कैथोलिक किंग थे। इनको किसने रिप्लेस किया था? इनकी खुद की डॉटर क्वीन मैरी ने, और क्वीन मैरी के जो हस्बैंड थे विलियम ऑफ ऑरेंज, उन्होंने इनको रिप्लेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइजैक न्यूटन्स प्रिंसिपिया, ये इनका वर्क है, ये कब पब्लिश हुआ था? ऑप्शन देखिए 1677, 1687, 1697 या फिर 1707 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 1687 में ये वर्क प्रिंसिपिया जो है वो पब्लिश हुआ था, और इस वर्क को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रोट द एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इन 1690? 1690 में ये वर्क किसने लिखा? एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ऑथर के नाम देखिए, बैकन, ड्राइडन, कॉन्ग्रीव या फिर जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जॉन लॉक का ये वर्क है और नाम क्या है? एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इसमें इन्होंने बात की है कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट हाउ वी थिंक, हाउ वी परसीव एंड हाउ वी एक्सप्रेस आवर सेल्फ थ्रू लैंग्वेज, थ्रू रिलीजियस प्रैक्टिसेस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द 17th century author ऑफ द इंडियन एम्परर? आपको इसके ऑथर का नाम बताना है। ऑप्शन देखिए, एथरिज, शैडवेल, ड्राइडन, ऑटवे। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, जॉन ड्राइडन। देखिए ये जो वर्क है ना, द इंडियन एम्परर, ये एक सीक्वल है। किस वर्क का सीक्वल है? द इंडियन क्वीन। ये एक वर्क लिखा था जॉन ड्राइडन ने कोलैबोरेशन में। किसके साथ कोलैबोरेट किया था इन्होंने? रॉबर्ट हार्वर्ड। तो रॉबर्ट हार्वर्ड एंड जॉन ड्राइडन ने मिलकर ये वर्क लिखा था, द इंडियन क्वीन, और ये वर्क कंप्लीट हुआ था कुछ 1683 और 1663 और 1664 के बीच में। इसी का सीक्वल फिर ड्राइडन ने लिखा, द इंडियन एम्परर, और इसका एक और नाम है द इंडियन एम्परर का, द कंक्वेस्ट ऑफ मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी वुड इफ शी कुड। ये वर्क आया था 1668 में। ये किसने लिखा? ऑप्शन देखिए, विलियम कॉन्ग्रीव, जॉर्ज फार्क्वार, एथरिज या फिर वैनब्रू। ये वर्क है एथरिज का। शी वुड इफ शी कुड किसका वर्क है? ये एथरिज का वर्क है। इसमें इन्होंने सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स पर सटायर किया है। एथरिज के अदर वर्क जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं, वो भी सुनिए। एक इन्होंने लिखा था वर्क 1664 में। उस वर्क का नाम क्या था? लव इन अ टब। क्या था? लव इन अ टब। और उसी का एक और सबटाइटल है द कॉमिकल रिवेंज। इन्होंने 1676 में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क लिखा जो था द मैन ऑफ मोड, या फिर जिसका एक और सबटाइटल है सर फॉपलिंग फ्लटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पोम ऑफ ड्राइडन वॉज रिटन इन सेलिब्रेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड रेस्टोरेशन? चार्ल्स सेकेंड जब 1660 में इंग्लैंड की थ्रोन पर आए थे, तब ड्राइडन ने एक वर्क लिखा था इनको प्रेज करने के लिए, और उस वर्क में ड्राइडन ने चार्ल्स टू को प्रेज किया है, चार्ल्स सेकेंड को प्रेज किया। आपको उस वर्क का नाम बताना है। ऑप्शन देखिए, एब्सलोम एंड एक्टोफेल, एनस मिराबिलिस, एस्ट्रिया रिडॉक्स या फिर कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एस्ट्रिया रिडॉक्स। इसमें जो ये टाइटल है ना, इस टाइटल में जो आप ये एस्ट्रिया वर्ड देख रहे हैं, ये एक्चुअल में किसको शो करती है? ये जो नाम है इसका मीनिंग है पर्सोनिफिकेशन ऑफ जस्टिस। ये जस्टिस को शो करते हैं, क्योंकि जो एस्ट्रिया नाम है ये है एक ग्रीक गॉडेस का नाम, ग्रीक गॉडेस का नाम है ये, और ये किसको पर्सोनिफाई करता है? ये नाम जस्टिस को। तो यहाँ पर ड्राइडन चार्ल्स टू को जस्टिस
के तौर पर दिखाते हैं कि अब ये इंग्लैंड में आएंगे और जस्टिस करेंगे। इन्होंने चार्ल्स टू को पीस के तौर पर ग्रीट किया है और चार्ल्स टू की क्वालिटीज़ को लेकर उनको प्रेज़ किया है। ठीक है, क्योंकि इनका कहना ये था कि कॉमनवेल्थ से लेकर रेस्टोरेशन पीरियड में काफ़ी कियोस रहा है और चार्ल्स टू के आने के बाद ये कियोस ख़त्म हो जाएगा और इंग्लैंड में शांति आ जाएगी। और चार्ल्स टू जो हैं इसलिए इनको एस्ट्रिया का दर्जा दिया है कि अब ये इंग्लैंड में जस्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट पिंडेरिक ओड्स विच इन्फ्लुएंस्ड 18th सेंचुरी पोइट्री? पिंडेरिक ओड्स ये वर्क किसका है? हार्बर्ट, एंड्रू मार्वेल, जॉन डन या फिर अब्राहम काउले? ये वर्क है अब्राहम काउले का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हुम विल यू असाइन दीज लाइन्स? डेथ बी नॉट प्राउड एंड फॉर गॉड्स सेक होल्ड थाई टंग एंड लेट मी लव। यहाँ पर दो कोट दी हैं, डेथ बी नॉट प्राउड और दूसरी ये है फॉर गॉड्स सेक होल्ड थाई टंग एंड लेट मी लव। ये दोनों ही अलग अलग वर्क से उठाई हुई कोट हैं। तो जो ये कोट्स हैं ये किसकी हैं, किसने लिखी हैं? ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट हैरिक, जॉन डन, जॉर्ज हार्बर्ट या फिर हेनरी वोगन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जॉन डन। अगर आपको याद हो तो हमने कुछ प्रीवियस वीडियोस में सेकंड कोट के बारे में बात की थी और इस कोट को हमने वहाँ पर डिस्क्राइब भी किया था। सेम कोट पूछी गई थी। ये कौन सी पोम से है? कैनोनाइजेशन से, जिसका मतलब होता है ग्लोरीफाई। अब ये जो सेकंड कोट है ये यहाँ पर पोम का नाम ही दिया हुआ है, डेथ बी नॉट प्राउड। ये दोनों ही पोम किनकी हैं? जॉन डन की ये पोम है। हमने ऑलरेडी कैनोनाइजेशन के बारे में कुछ वीडियोस में पहले बात कर ली है। और ये जो दूसरी पोम है डेथ बी नॉट प्राउड, इसमें जॉन डन जो है डेथ को स्लीप के साथ कंपेयर करते हैं एंड ड्रग्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर जॉन डन कहते हैं कि जो डेथ है दिस इज़ नॉट परमानेंट, और डेथ हमें जिस तरीके से सुला देती है, जो नशा हमें देती है, वही सेम एक्सपीरियंस हम स्लीप एंड ड्रग्स से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दिस अबाउट जॉन डन? यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट जॉन डन डिजर्व्ड हैंगिंग। अब आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट जॉन डन के लिए किसने पास की है। ऑप्शन देखिए, टी.एस. एलियट, बेन जॉनसन, एस.टी. कॉलरिज या फिर रॉबर्ट साउदे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बेन जॉनसन। क्योंकि जॉन डन नए मीटर्स एंड नए फॉर्म्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे एंड बेन जॉनसन हेटेड द वे ही टॉयड विद मीटर्स, इसीलिए इन्होंने ये स्टेटमेंट पास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली वन लाइन, डेथ थाउ शैल बी डेड, सम्स अप द होल स्पिरिट ऑफ हिज राइटिंग। हुज, आपको ये बताना है कि लाइन किसकी है? डेथ दाउ शैल बी डेड, बेन जॉनसन, जॉन डन, जॉर्ज हार्बर्ट या फिर क्रोशो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जॉन डन। वो इस लाइन में कहना क्या चाहते हैं? जॉन डन कहते हैं कि जो डेथ है दिस इज नॉट परमानेंट, और यहाँ पर वो कहते हैं कि जो डेथ है वो अपने ऊपर जो इतना घमंड करती है उसे अपने ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेथ परमानेंट नहीं है और ये हमें मारती नहीं है, हम मरते नहीं हैं, बल्कि हम इंसान हमेशा जिंदा रहते हैं। तो वो यहाँ पर एक रीज़न भी देते हैं, वो कहते हैं कि जो आत्मा है ना, जब हम मर जाते हैं हमारी जो आत्मा है वो दूसरी बॉडी में चली जाती है, तो आत्मा कभी मरती नहीं है। तो इसीलिए ये डेथ को कहते हैं कि तुम्हें अपने ऊपर प्राउड फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरती तुम हो, तुम परमानेंट नहीं हो। ठीक है, इस तरीके की लाइन ये कहते हैं, और जब आप इसकी समरी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग poems of Herbert is considered a predecessor of Bunyan's Pilgrim's Progress? आपको ये बताना है कि हार्बर्ट का कौन सा ऐसा इनमें से वर्क है जो वर्क बुनियन के पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से अडेप्टेड है। ऑप्शन देखिए, पिलग्रिमेज, द चर्च पोर्च, द गिफ्ट्स ऑफ गॉड, द ऑल्टर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, द पिलग्रिमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज जॉर्ज हार्बर्ट्स पोइट्री डिस्क्राइब्ड? जॉर्ज हार्बर्ट की पोइट्री को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे?
टर्बुलेंट होती है इनकी पोइट्री, या फिर इनकी पोइट्री में आपको रिवोल्ट देखने को मिलता है अगेंस्ट ट्रेडिशन, या फिर काफ़ी सेरेन एंड क्वाइट एंड काम टाइप की पोइट्री है, या फिर बॉइस्ट्रस पोइट्री लिखते थे ये? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि हार्बर्ट की जो पोम्स होती थी वो काफ़ी डिवोशनल पोम होती थी, और एस.टी. कॉलरिज खुद कहते थे कि हार्बर्ट के जो पोम है, इनकी जो डिक्शन है वो काफ़ी प्योर है। तो इसीलिए ये कह सकते हैं हम कि जॉर्ज हार्बर्ट की जो पोम्स हैं, जो वर्क हैं इनके, वो सेरेन एंड क्वाइट टाइप के होते थे। इनके कुछ एक वर्क जान लेते हैं। एक वर्क इनका है अ प्रीस्ट टू द टेम्पल, दूसरा वर्क इनका है द कॉलर, एक और वर्क आपको इनका नाम वर्क का नाम याद रखना है द वर्ल्ड। ठीक है, पहला वर्क अ प्रीस्ट टू द टेम्पल, दूसरा द कॉलर, थर्ड वर्क जो आपको याद रखना है द वर्ल्ड। ठीक है, सेकंड वन इज द कॉलर। तो इनकी जो पोम है वो काफ़ी डीप रिलीजियस पोम रही हैं, और हमें इनके हर एक वर्क में लिंग्विस्टिक प्रिसीजन भी देखने को मिलता है। अब आज के लिए इतना बहुत है। कल हम नई वीडियो में नए एमसीक्यूज़ के साथ आएंगे। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना, और आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलती रहती हैं, और इंस्टाग्राम पर आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर कर देती हूँ। जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, एंड प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।